कार एक्सीडेंट के बाद मुझे कोमा में भेजने वाली मेरी कोल्ड एक्स वाइफ मुझसे इस कदर प्यार करती थी। जब मैं होश में आया तो मैंने देखा कि मेरे लिए उसका अफेक्शन लेवल 100 था। लीजिए उठो। एक्सीडेंट के बाद जब मेरी आंख खुली तो मेरे दिमाग में एक सिस्टम आ चुका था। मेरे बेस्ट फ्रेंड के सिर के ऊपर 85 लिखा था। मैं पूरी तरह शॉक में था। तभी वार्ड का डोर खुला और मेरी कोल्ड एक्स वाइफ शेन योचू, जिससे मेरा अभी अभी डिवोर्स हुआ था, अंदर आई। उसने कोल्डली एक फाइल मेरी तरफ फेंकी। मेरी नज़र उसके सिर के ऊपर चमकते नंबर्स पर गई और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। शेन योचू, अफेक्शन लेवल 100। क्या मजाक है अफेक्शन लेवल 100? और तुमने मुझसे डिवोर्स ले लिया? एक कान फाड़ देने वाली ब्रेक की आवाज ने उस शाम की शांति को चीर दिया था। क्रश। उस जोरदार टक्कर से मेरी पूरी दुनिया गोल गोल घूमने लगी। मेरा माथा स्टीयरिंग व्हील से जोर से टकराया। मेरी कॉन्शियसनेस अंधेरे में डूब रही थी और उस आखिरी सेकंड में मेरे दिमाग में जो चेहरा आया वो शेन योचू का था। वही बर्फ जैसी ठंडी शक्ल। डैम इट, हमारे डिवोर्स को आधा साल हो चुका है, फिर भी वही क्यों? लीजियांग उठो। मेरे कानों में एक घबराई हुई आवाज गूंजने लगी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली। वो चुभने वाली व्हाइट लाइट मेरे सिर में दर्द कर रही थी। मैं कहाँ हूँ? हॉस्पिटल में। तुम गाड़ी चलाते हुए कैसे सो सकते हो? अगर एयरबैग्स नहीं होते तो तुम सीधा यमराज से मिल रहे होते। ये जानी पहचानी आवाज मेरे बेस्ट फ्रेंड सुयान की थी। उसके चेहरे पर अभी भी डर था और वो एक कॉटन स्वॉब से मेरे होठों को गीला कर रहा था। मैंने चारों तरफ देखा। ये सच में हॉस्पिटल का वार्ड था। मेरे सिर पर एक मोटी बैंडेज बंधी थी और रह रह कर दर्द उठ रहा था। मैं ठीक तो होना। डॉक्टर ने कहा है कि हल्का कंकशन है और कुछ टिश्यू डैमेज, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बस 2 दिन ऑब्जर्वेशन में रहना होगा। सुयान ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर ताना मारने से खुद को रोक नहीं पाया। यार, शेन योचू से डिवोर्स हो गया तो हो गया। तुम ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हो जैसे तुम्हारी जान ही निकल गई हो? उस नाम को सुनते ही मेरे सीने में एक दर्द सा उठा और मैं हमेशा की तरह चुप हो गया। ठीक उसी वक्त मेरी आंखों के सामने का नजारा अचानक अजीब तरीके से बदलने लगा। मैंने देखा कि सुयान के सिर के ऊपर बिना किसी वार्निंग के एक लाइन चमकने लगी। हल्के नीले रंग के नंबर्स और टेक्स्ट। सुयान, अफेक्शन लेवल 85, सॉलिड ब्रदर। मैंने जोर से पलके झपकाए। मुझे लगा ये कंकशन का कोई साइड इफेक्ट है या मुझे हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। क्या घूर रहे हो भाई? तुम्हारी आंखें तो फटी की फटी रह गई हैं। सुयान मेरी नजर से थोड़ा अजीब फील कर रहा था। मैंने उसे इग्नोर किया और अपनी नजर बगल में खड़ी नर्स पर डाली जो मेरी ड्रेसिंग चेंज कर रही थी। तभी एक और वैसा ही इंफॉर्मेशन बॉक्स हवा में पॉप हुआ। नर्स जांग पिंग, अफेक्शन लेवल 60, फ्रेंडली स्ट्रेंजर। व्हाट द मेरे मुंह से अंदर ही अंदर एक गाली निकल गई। मेरा पूरा दिमाग सुन्न पड़ गया था। ये क्या सिचुएशन है? कोई चीट कोड? ये सब क्या हो रहा है? चीट कोड या कोई सिस्टम? एक कार एक्सीडेंट की वजह से मेरी लाइफ की स्क्रिप्ट एक डिप्रेसिंग लव स्टोरी से सीधे किसी फैंटेसी सिस्टम में बदल गई थी। मैं अभी इस झटके से बाहर भी नहीं आया था कि तभी वार्ड का दरवाजा चरमराते हुए खुला। एक बहुत जानी पहचानी ठंडी सी परफ्यूम की खुशबू कमरे में फैल गई। मेरे दिल को जैसे किसी अनदेखे हाथ ने कस कर पकड़ लिया। मैंने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा। वो शेन योचू थी। उसने एक परफेक्टली फिटेड बिजनेस सूट पहना हुआ था। उसके लंबे बाल सलीके से पीछे बंधे थे, जिससे उसका खूबसूरत माथा और परफेक्ट कॉलर बोन नजर आ रहा था। उस हद से ज्यादा खूबसूरत चेहरे पर आज भी वही बर्फ जैसी ठंडी एक्सप्रेशन थी, जैसे उसे दुनिया की किसी भी चीज में कोई इंटरेस्ट ना हो। उसकी नजर मुझ पर पड़ी, इतनी शांत जैसे किसी अजनबी को देख रही हो। होश आ गया? उसने पूछा। उसकी आवाज बिल्कुल उसकी तरह ही ठंडी थी, जिसमें कोई गर्माहट नहीं थी। मैंने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी मेरी नजर सीधे उसके सिर के ऊपर जाकर अटक गई। वहां भी एक हल्का नीला इंफॉर्मेशन बॉक्स हवा में तैर रहा था। शेन योचू, अफेक्शन लेवल 100। एक सेकंड के लिए मेरा दिमाग पूरी तरह क्रैश हो गया। 100, अफेक्शन लेवल 100, और वो पीछे के 3 क्वेश्चन मार्क्स का क्या मतलब है? क्या सिस्टम को भी ये समझ नहीं आ रहा, इसलिए वो क्वेश्चन मार्क्स दिखाकर अपना शौक जाहिर कर रहा है? मैं उस चुभने वाले 100 को घूरता रहा और फिर शेन योचू के उस जमा देने वाले चेहरे को देखा। मुझे लगा जैसे मेरी पूरी रियलिटी को जमीन पर पटक कर कुचला जा रहा है। तुम यहाँ कैसे? मैंने बड़ी मुश्किल से अपने सूखे गले से आवाज निकाली। शेन योचू ने बिना कुछ कहे अपने ब्रीफकेस से एक डॉक्यूमेंट निकाला और मेरे बेड के पास आकर उसे बेडसाइड टेबल पर रख दिया।
हमारी शादी के बाद की प्रॉपर्टी उसका आखिरी हिस्सा अभी क्लियर नहीं हुआ था। ये फाइनल एग्रीमेंट है, इसे देख लो, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो साइन कर देना। उसका टोन एकदम प्रोफेशनल था, जैसे हमारे बीच अब सिर्फ ये ठंडे बिजनेस रिलेशंस ही बचे हों। मेरे दिमाग में एक भूचाल सा आ गया। एक इंसान जिसका मेरे लिए अफेक्शन लेवल 100 है, वो ये एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल बेड पर पड़े होने पर इतनी ठंडी शक्ल बनाकर मुझसे प्रॉपर्टी डिवाइड करने आई है। क्या ये लॉजिकल है? क्या ये किसी भी एंगल से साइंटिफिक है? सुयान से ये सब देखा नहीं गया और वो भड़क उठा। शन योचू, ली जियांग अभी अभी होश में आया है, उसका सिर अभी भी घूम रहा है। क्या तुम उसके ठीक होने तक का वेट नहीं कर सकती थी? शन योचू की नजर जरा सी भी नहीं हिली। वो लगातार मुझे ही देख रही थी और उसने बहुत ही कामली कहा, जितनी जल्दी ये सॉल्व होगा उतनी जल्दी हम हिसाब क्लियर कर लेंगे। मुझे दोपहर में एक मीटिंग अटेंड करनी है, मेरे पास टाइम ही है। हिसाब क्लियर कर लेंगे, ये शब्द किसी सुई की तरह मेरे दिल में चुभ गए। मैं उसे देखता रहा। उसकी उन गहरी और शांत आंखों में मैं सिर्फ एक झलक ढूंढने की कोशिश कर रहा था जो उस 100 वाले नंबर से मैच करती हो, लेकिन नहीं, वहां कुछ नहीं था। सिर्फ कोल्डनेस, दूरी और एक ऐसी बेरुखी जो इंसान को मीलों दूर कर दे। क्या ये सिस्टम खराब हो चुका है या मेरा कंकशन इतना बुरा है कि मैं नंबर्स भी गलत पढ़ रहा हूं? मैंने एक गहरी सांस ली और उसे टेस्ट करने का फैसला किया। ये एग्रीमेंट मैं अभी नहीं पढ़ सकता। मैंने अपने बैंडेज बंधे सिर की तरफ इशारा किया। डॉक्टर ने कहा है मुझे कंकशन है, मुझे हर चीज डबल दिखाई दे रही है। अगर मैंने टर्म्स गलत पढ़ लिए और अपना हिस्सा भी तुम्हारे नाम कर दिया तो क्या होगा? मैंने जानबूझकर एक बहुत ही कैजुअल और सार्कास्टिक टोन का इस्तेमाल किया। हमारी पुरानी हिस्ट्री के हिसाब से मेरी ऐसी बातें सुनकर वो हमेशा इरिटेट हो जाती थी और उसकी भौहें और सिकुड़ जाती थी। लेकिन इस बार उसने सिर्फ 2 सेकंड के लिए मुझे शांति से देखा और फिर चुपचाप उस फाइल को वापस अपने बैग में रख लिया। तो फिर तुम्हारे ठीक होने का वेट करते हैं, इतना कहकर वो मुड़ी और जाने लगी। शुरू से लेकर आखिर तक उसके सिर के ऊपर चमकता वो लाल रंग का 100 एकदम स्टेडी था, किसी पहाड़ की तरह। उसमें जरा सा भी बदलाव नहीं आया। मेरा दिमाग पूरी तरह से चकरा गया था। रुको, इससे पहले कि मेरा दिमाग प्रोसेस कर पाता, मेरे मुंह से आवाज निकल गई। शन योचू ने अपने कदम रोक लिए, हल्का सा मुड़ी और एक सवालिया नजर से मुझे देखा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। मैं उसके उस ठंडे साइड प्रोफाइल को देख रहा था और उसके सिर के ऊपर चमकते उस फायरी 100 को। एक अजीब सा पागलपन मेरे अंदर दौड़ गया। मैंने अपने सूखे होठों पर जीभ फेरी और हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए। सुयान ने तुरंत रिएक्ट किया और पास रखा गिलास उठाकर पानी लेने के लिए मुड़ा। तो रुक, मैं लाता हूं। उसे जाने दो, मैंने शन योचू की तरफ इशारा किया नहीं, मैंने दरवाजे की तरफ इशारा किया और सुयान से कहा, तू बहुत क्लमजी है, अगर पानी गिरा दिया तो। सुयान वहीं जम गया। उसके चेहरे पर साफ लिखा था, भाई तेरा दिमाग सच में क्रैश हो गया है क्या? शन योचू से पानी मंगवाना, ये तो किसी सूअर के पेड़ पर चढ़ने जितना इम्पॉसिबल था। डिवोर्स से पहले भी वो मुझसे कई बार लड़ चुकी थी क्योंकि मैं उसे एक नौकरानी की तरह ऑर्डर देता था, और अब तो हमारा डिवोर्स हो चुका है और मैं उससे ऐसी डिमांड कर रहा हूँ। ये तो सीधे मौत को दावत देना था। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैंने देखा कि शन योचू की भौहें हल्की सी सिकुड़ गई। हाँ, यही वो एक्सप्रेशन है, बहुत जाना पहचाना, जो मेरे दिल की धड़कन बढ़ा देता था। लेकिन जब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो एक ठंडी स्माइल देगी और पलट कर चली जाएगी या मुंह पर कहेगी, क्या तुम्हारे खुद के हाथ नहीं है, तो वो बस कुछ सेकंड्स के लिए चुप रही और फिर वो सच में मुड़ गई। उसने सुयान के हाथ से ग्लास लिया और बिना एक भी शब्द कहे पानी के डिस्पेंसर तक गई। पानी भरा, मुड़ी, वापस आई और ग्लास मेरे सामने कर दिया। ये पूरा प्रोसेस एकदम स्मूथ था और उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। मैं उसे बस घूरता रह गया। मेरा दिमाग एक बार फिर से हैंग हो चुका था। उसके सिर के ऊपर वो 100 अभी चमक रहा था और अब उसके बगल में एक छोटी सी लाइन भी फ्लोट कर रही थी, स्टेटस हार्ट एक, दर्द हार्ट एक। मैं पानी पीते पीते खांसने ही वाला था, तुम इसे हार्ट एक कहते हो। इस एक्सप्रेशन को देखकर कोई भी सोचेगा कि मैंने इसके 8 मिलियन कर्ज लिए हैं। थैंक्स, मैंने पानी का ग्लास लेते हुए धीरे से कहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा हम कहा और फिर वहीं अपनी जगह पर खड़ी रही। ना कुछ बोली और ना ही वहां से गई। वार्ड के अंदर का माहौल अचानक से बहुत ऑकवर्ड हो गया। सुयान ने मेरी तरफ देखा, फिर उसकी तरफ देखा, अपना सिर खुजाया और एक बहाना ढूंढा। अरे हाँ, मुझे याद आया कि मेरी गाड़ी अभी भी सड़क पर पार्क है, मैं उसे हटा कर आता हूँ, तुम लोग बात करो,
इतना कहकर वो वहां से ऐसे भागा जैसे उसके पीछे कोई भूत पड़ा हो। अब कमरे में सिर्फ हम दोनों बचे थे। मैं पानी पी रहा था और कनखियों से उसे चुपचाप देख रहा था। वो बस वहां शांति से खड़ी थी, उसकी नजरें खिड़की के बाहर थीं, जैसे वो कोई नजारा देख रही हो या शायद कुछ भी नहीं देख रही हो। कंपनी में आजकल बहुत काम है क्या? मैंने चुप्पी तोड़ने के लिए पूछा। ठीक ठाक है, वो हमेशा की तरह कम शब्दों में बोली। वो प्रोजेक्ट मिल गया क्या? मिल गया, अच्छी बात है। बातचीत फिर से रुक गई। मुझे लग रहा था जैसे मैं इस अजीब से माहौल में पागल हो जाऊंगा। एक एक्स वाइफ जिसका अफेक्शन लेवल मेरे लिए 100 है, मेरे साथ एक ही कमरे में है, लेकिन एक अजनबी से भी ज्यादा कोल्ड बिहेव कर रही है। ये क्या है? कोई नए तरीके का टॉर्चर? ठीक उसी वक्त मेरे पेट से एक बहुत ही अजीब सी गड़गड़ाहट की आवाज आई। एक्सीडेंट से लेकर अब तक मैंने सच में एक निवाला तक नहीं खाया था। शेनयोचू की नजर आखिरकार खिड़की से हटी और मुझ पर आकर टिक गई। भूख लगी है, थोड़ी सी, मैंने ईमानदारी से मान लिया। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। मुझे लगा कि वो कहेगी भूख लगी है तो खुद फूड डिलीवरी ऑर्डर कर लो, लेकिन उसने अपना फोन निकाला और उसकी उंगलियां स्क्रीन पर तेजी से चलने लगी। कुछ सेकंड्स बाद उसने फोन नीचे रखा और मुझसे कहा, मैंने पोरेज ऑर्डर कर दिया है, आधे घंटे में आ जाएगा। मैं हैरान रह गया। उसे कैसे पता कि मुझे पोरेज ही खाना था? उसने मुझे एक ठंडी नजर से देखा और बोली, कंकशन वाले पेशेंट को पोरेज नहीं तो क्या रोस्ट पोर्क खिलाऊं? इतना कहकर, जैसे उसे लगा कि आज के लिए उसने अपने कोटे से ज्यादा बातें कर ली हैं, उसने पास रखी कुर्सी खींची और बैठ गई। वो वापस उसी साइलेंट आइसबर्ग में बदल गई। लेकिन उसके इस एक सेंटेंस ने मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। मैंने अपना फोन नीचे देखा और फूड डिलीवरी ऐप खोल लिया। मैं सर्च कर रहा था कि उसने किस रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया हुआ। जल्दी ही मेरी उंगलियां एक दुकान पर जाकर रुक गईं, जिसका नाम था मानशीन पॉरेज शॉप। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये वही छोटी सी दुकान थी जहां हम तब जाया करते थे जब हम साथ थे। ये दुकान बहुत छोटी थी और काफी छुपी हुई जगह पर थी, लेकिन वहां की मालकिन के हाथों में जादू था। खासकर वो सेंचुरी एग एंड लीन मीट पॉरेज मेरा फेवरेट था। वो जहां अभी रहती है, वहां से ड्राइव करके वो किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर सकती थी, लेकिन उसने जानबूझकर इसी दुकान को चुना। इसे सिर्फ कन्वीनियंस कहकर नहीं टाला जा सकता था। मैंने अपना सिर उठाया और एक बार फिर उसे देखा। वो अभी भी वैसी ही ठंडी और शांत बैठी थी, जैसे उसने अभी अभी कोई बहुत ही नॉर्मल सा फूड डिलीवरी ऑर्डर किया हो। लेकिन उसके सिर के ऊपर जो इंफॉर्मेशन बॉक्स था, वो चुपके से बदल चुका था। शिन्याचू, अफेक्शन लेवल 100, डीप लव स्टेटस, वरिड, उसे फिक्र है कि तुम्हारा पेट खराब है और हॉस्पिटल का खाना बहुत ऑयली होगा। मेरे दिल पर जैसे किसी ने हथौड़े से वार किया हो। तो बात यह है, ऐसा नहीं है कि उसे परवाह नहीं है, बस उसने अपनी सारी फिक्र को उस बर्फ के पहाड़ के नीचे छिपा रखा है। मुंह से वो सबसे चुभने वाली बातें कहती है, लेकिन काम सबसे ज्यादा केयरिंग करती है। ये औरत भी ना, आधे घंटे बाद डिलीवरी बॉय ने एकदम टाइम पर वो गर्मा गर्म पॉरेज पहुंचा दिया। शेनयोचू उठी, ऑर्डर लिया, पैकिंग खोली और चम्मच मेरे हाथ में थमा दिया। ये पूरा प्रोसेस हमेशा की तरह साइलेंट और एफिशिएंट था। मैंने पॉरेज लिया। टेम्परेचर एकदम परफेक्ट था, मुंह जलाने वाला नहीं। मैंने एक चम्मच भरकर अपने मुंह में डाला। वो जानी पहचानी टेस्ट मेरी जबान पर फैल गई और एक गर्माहट मेरे गले से होती हुई सीधे पेट तक पहुंच गई। वही पुराना टेस्ट मेरे मुंह से खुद ब खुद निकल गया। शेनयोचू की पलकें इतनी हल्की सी झपकीं कि शायद ही कोई नोटिस कर पाता, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। ठीक उसी वक्त वार्ड का दरवाजा एक बार फिर से खुला। इस बार जो अंदर आया वो एक प्रॉपर सूट में सजा हुआ आदमी था। लंबा कद, हैंडसम सा चेहरा और उसके हाथ में लाल गुलाबों का एक बहुत बड़ा बुके था। मैं उसे जानता था। वांग येन हमारी कंपनी के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर, शेंशी ग्रुप का सीईओ और कॉरपोरेट वर्ल्ड का एक जाना माना यंग टैलेंट। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह थी कि मेरे और शेनयोचू के डिवोर्स के बाद से ही वो पागलों की तरह उसके पीछे पड़ा था। यूचू, मैंने सुना तुम यहाँ हो, तो मैं सीधा दौड़ा चला आया। तुम ठीक तो हो ना? वांग येन ने अंदर आते ही मुझे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। एक जिंदा इंसान बिस्तर पे पड़ा है, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सीधा शेन योचू के पास पहुंच गया। उसके चेहरे पर बहुत फिक्र नजर आ रही थी। मेरी नजर उसके सिर के ऊपर तैरते इंफॉर्मेशन बॉक्स पर पड़ी। वांग येन अफेक्शन टुवर्ड्स शेन योचू 95, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिवनेस अफेक्शन टुवर्ड्स ली जियांग -50,
मेरे अंदर से एक ठंडी हंसी निकल गई। लगता है ये आदमी सच में मुझे अपनी आंखों की किरकिरी समझता है। शन यूचू ने जैसे ही वांग यान को देखा, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने बिना दिखाए हल्का सा एक कदम पीछे लिया और दोनों के बीच की दूरी बढ़ा दी। मैं ठीक हूं, तुम यहाँ क्यों आए? उसका टोन मुझसे बात करते वक्त से भी 3 गुना ज्यादा ठंडा था। मुझे मेरे सेक्रेटरी ने बताया कि डायरेक्टर ली का कार एक्सीडेंट हो गया है और तुम हॉस्पिटल आई हो। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, वांग यान ने कहते हुए वो गुलाब का बुके उसके सामने कर दिया। ये तुम्हारे लिए। उम्मीद है कि तुम्हारा मूड इन फूलों की तरह खिल जाएगा। मैं सच में पॉरेज खाते खाते खांसने ही वाला था। मूड खिल जाएगा। शेन योचू के इस बर्फीले चेहरे को देखकर इससे तो अच्छा होता कि तुम इसे एक बर्फ का पुतला गिफ्ट कर देते, शायद वो ज्यादा खुश हो जाती। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। शेन योचू ने उस बुके की तरफ देखा तक नहीं और कोल्डली कहा, इसकी जरूरत नहीं है, इसे ले जाओ, मुझे पॉलन एलर्जी है। वांग यान का एक्सप्रेशन एक सेकंड के लिए जम सा गया। मेरी हंसी छूटते छूटते बची भाई 6 महीने से पीछे पड़ा है और इसे ये तक नहीं पता कि बंदी को पॉलन एलर्जी है। ये 95 का अफेक्शन लेवल पूरी तरह से फेक लग रहा है। वांग येन को भी थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था। उसने एक झेपी हुई हंसी हंसी और फूलों को पास की टेबल पर दिया। फिर जैसे उसने मुझे अभी अभी नोटिस किया हो, एक फेक शौक के साथ बोला, अरे डायरेक्टर ली, आप भी यही हैं? मेरी नजरें भी ना। आई एम सो सॉरी। आपकी तबीयत कैसी है अब? कोई ज्यादा बड़ी चोट तो नहीं आई? वो मुंह से तो सॉरी बोल रहा था, लेकिन मैं साफ साफ देख सकता था कि उसके सिर के ऊपर वो -50 का नंबर एक कमीनी सी खुशी के साथ चमक रहा था। तुम्हारी दुआओं से अभी मरा नहीं हूं, मैंने एक फेक सी स्माइल के साथ जवाब दिया। वांग येन को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने अपनी नजर वापस शेन योचू की तरफ घुमा ली और एक बहुत ही सॉफ्ट टोन में बोला, योचू, तुम भी ना, जब डायरेक्टर ली अब खतरे से बाहर है तो तुम्हें घर जाकर रेस्ट करना चाहिए। तुमने कल रात उस नए प्रपोजल के लिए पूरी रात जागकर काम किया और आज यहाँ हॉस्पिटल आ गई। तुम्हारी हेल्थ कैसे बर्दाश्त करेगी ये सब? यहाँ केयर टेकर है ना, तुम्हें खुद यहाँ बैठकर पहरा देने की क्या जरूरत है? उसकी ये बातें बाहर से तो शन योचू की केयर लग रही थी, लेकिन असल में वो मुझे अपनी टेरिटरी दिखा रहा था। वो इनडायरेक्टली ये बता रहा था कि मेरे और शन योचू के बीच अब ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि उसे मेरी देखभाल करनी पड़े। मेरे अंदर का पारा चढ़ने लगा। मैं पलट कर जवाब देने ही वाला था कि तभी मैंने देखा कि शन योचू का चेहरा एकदम सख्त हो गया है। उसने मुड़कर वांग येन को देखा और उसकी नजर किसी तेज धार वाले चाकू जैसी थी। डायरेक्टर वांग, मेरे पर्सनल मैटर्स में आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। और हाँ, आगे से मुझे डायरेक्टर शन या शन योचू ही बुलाइए। योचू बुलाने जितने क्लोज हम नहीं हैं। इस बार वांग यान के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया। उसका वो हैंडसम सा चेहरा गुस्से से हल्का सा ट्विस्ट हो गया। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में भयानक जेलसी और नफरत भरी थी। उसके सिर के ऊपर का वो -50 पागलों की तरह ब्लिंक करने लगा और अचानक से -70 पर पहुंच गया। ठीक उसी वक्त वांग यान को अचानक कुछ याद आया। उसने पलटी मारी और मेरे सामने एक फेक सिंपैथी का नाटक करते हुए बोला, वैसे डायरेक्टर ली, आपका और शेन योचू का अलग होना सच में बहुत बुरा हुआ। मैंने सुना है कि आप दोनों का डिवोर्स इसलिए हुआ क्योंकि आप बाहर, खैर मर्द हैं, कभी कभी बहक जाते हैं, लेकिन शेन योचू का दिल दुखाना ये आपकी गलती थी। उसकी ये चाल बहुत ही घटिया और खतरनाक थी। शेन योचू के सामने उस पुरानी बात को उछालना, वो बस हमारे जख्मों को दोबारा कुरेदना चाहता था। वो उसे याद दिलाना चाहता था कि मैंने क्या गलती की थी। मेरा दिल एकदम से भारी हो गया। मैंने घबराकर शेन योचू की तरफ देखा और मैंने देखा कि उसके सिर के ऊपर वो पहाड़ की तरह अटल 100 वांग येन के ये शब्द बोलते ही भयानक तरीके से कांपने लगा। वो नंबर गिरा नहीं, बल्कि एक अजीब सी तकलीफ और गहरे दुख की वेव में बदल गया। उसका चेहरा एक ही पल में बिल्कुल पीला पड़ चुका था। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे दिल को मुट्ठी में लेकर कस दिया हो। वांग येन हमारी कमजोरी पर वार करने में कामयाब हो गया था और उसके होठों पर छाई वो मुस्कान और गहरी हो गई। उसने अपना वो घटिया नाटक चालू रखा, डायरेक्टर ली, जो बीत गया सो बीत गया, आगे से मैं योचू का ख्याल रखूंगा, मैं उसे कभी दुखी नहीं होने दूंगा, तुम अपना मुंह बंद रखो। कमरे में 2 आवाजें एक साथ गूंजी, एक मेरी और दूसरी शन योचू की। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो भी वांग येन को घूर रही थी और उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन उसके शब्द बर्फ की तरह चुभने वाले थे।
मेरे और ली जाम के बीच क्या हुआ ये तय करने वाला कोई बाहर का इंसान नहीं होता। अब यहाँ से चले जाओ। ये पहली बार था जब मैंने उसे हम दोनों के लिए हम शब्द का इस्तेमाल करते हुए सुना था। वान यन का चेहरा गुस्से और बेइज्जती से लाल पीला हो गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि शेन योचू मेरे लिए उसकी सरेआम इतनी बेइज्जती कर देगी। उसने मुझे एक बहुत ही गहरी और खतरनाक नजर से देखा। वो नजर जैसे कह रही थी तू बचकर रहना। फिर उसने अपना सूट ठीक किया, अपनी बची खुची इज्जत संभाली और पलटकर वार्ड से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होते ही कमरे में फिर से एक भारी सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार का माहौल पहले से भी ज्यादा टेंशन भरा था। वो बात वैसी नहीं थी जैसी उसने कही। मैंने शेन योचू के पीले पड़े चेहरे को देखते हुए सफाई देने की कोशिश की। वो बात मेरे दिल में चुभी हुई एक कील की तरह थी, और हमारे डिवोर्स की असल वजह भी। 1 साल पहले कंपनी पार्टी में मैंने बहुत ज्यादा पी ली थी, और अगले दिन जब मेरी आंख खुली मैंने खुद को होटल के बेड पर पाया। मेरे बगल में कंपनी की एक फीमेल कॉलीग थी, और फिर होटल के बाहर उस कॉलीग के साथ मेरी खींचातानी की फोटोज किसी ने शन योचू को भेज दी। मैंने उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की। मैंने कहा कि मुझे फंसाया गया है, मेरे बीच कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो बस मुझे देखती रही। उसकी आंखों में वो जमा देने वाली डिसअपॉइंटमेंट थी। 3 दिन बाद उसने डिवोर्स की मांग कर दी, शुरू से अंत तक। कोई ड्रामा नहीं, कोई सवाल नहीं। उसकी उस साइलेंस ने मुझे मौत की सजा सुना दी थी। अब सोचता हूं तो वान यान को ये सब पता था 100%। ये उसी का प्लान था पीछे से। क्या अब ये इंपॉर्टेंट है? शन योचू ने अपना सिर नीचे झुकाए रखा। उसकी आवाज बहुत हल्की थी। सब कुछ खत्म हो चुका है। इंपॉर्टेंट है? मेरे मुंह से एकदम निकल गया। मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने उसकी आंखों में देखकर एक एक लफ्ज चबाकर कहा, शन योचू, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। उस रात मैंने कुछ नहीं किया था। उसकी बॉडी हल्की सी कांपी, लेकिन उसने अपना सिर नहीं उठाया। मुझे नहीं पता कि उसने मुझ पर ट्रस्ट किया या नहीं, लेकिन उसके सिर के ऊपर चमकता वो 100। मेरे ये बोलते ही उसकी वो पेनफुल फ्लक्चुएशन थोड़ी शांत हो गई। मैं थक गई हूँ। काफी देर बाद उसने धीरे से कहा, और फिर अपनी जगह से खड़ी हो गई। तुम आराम करो, मैं जा रही हूं। उसकी वो थकी हुई पीठ देखकर मेरे दिल में एक चुभन सी हुई। मेरे मुंह से निकल गया, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूं। बोलते ही मुझे रिग्रेट हुआ। अपनी इस कंडीशन में मैं उसे कैसे ड्रॉप कर सकता था? उसके कदम रुके। उसने मुड़कर मुझे देखा। उसकी नजरों में एक अजीब सा कंफ्यूजन था। कोई जरूरत नहीं, इतना कहकर उसने दरवाजा खोला और बाहर चली गई। मैंने फ्रस्ट्रेशन में जोर से बेड पर मुक्का मारा। तभी अचानक मेरी नजर कुर्सी के पास रखे उसके ब्रीफ केस पर पड़ी। उसकी जिप खुली हुई थी और अंदर से एक डॉक्यूमेंट बाहर झांक रहा था। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, ओवरसीज आर्ट एक्सचेंज प्रोजेक्ट एप्लीकेशन। मेरे दिमाग में जैसे कोई बम फटा। ऐसा लगा जैसे किसी ने हथौड़े से मेरे सिर पे वार किया हो। ये प्रोजेक्ट, मुझे पता था इसके बारे में। ये शन यूचू का कॉलेज के दिनों का ड्रीम था। वो हमेशा से पेरिस की बोज आर्ट्स एकेडमी जाना चाहती थी, एक टॉप क्यूरेटर बनने के लिए। लेकिन फिर मेरे लिए उसने वो सपना छोड़ दिया। उस साल मेरी कंपनी बस शुरू ही हुई थी। फंडिंग रुक गई थी और हम बैंक्रप्सी की कगार पर थे। उसने अपना वो ऑफर ठुकरा दिया जो उसे मिल चुका था। वो मेरे पास रुक गई। अपनी सेविंग्स और कनेक्शंस का इस्तेमाल करके उसने मेरे लिए इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप के लिए दिन रात एक कर दिया। मेरी कंपनी तो बच गई, लेकिन उसका वो सपना हमेशा के लिए उसी गर्मियों में दफन हो गया। उसने कभी मुझसे इस बारे में एक शब्द नहीं कहा। मुझे भी ये बात बाद में उसके कॉलेज फ्रेंड से गलती से पता चली थी। मुझे हमेशा लगा था कि वो मूव ऑन कर चुकी है, लेकिन अब मैंने कांपते हाथों से अपना फोन उठाया और उसकी बेस्ट फ्रेंड का नंबर डायल किया। हेलो लीजांग, क्या काम है मुझसे? फोन की दूसरी तरफ से उसकी फ्रेंड की वो स्ट्रिक्ट आवाज आई। मुझे बस इतना पूछना था, क्या शन योचू विदेश जाने की तैयारी कर रही है? लाइन के उस पार एकदम सन्नाटा छा गया। बहुत देर बाद एक गहरी सांस लेने की आवाज आई। तो तुम्हें पता चल ही गया? हाँ, वो पिछले 6 महीने से प्रिपेयर कर रही थी। पेरिस से उसे ऑफर आ चुका है। वो अगले महीने जा रही है। अगले महीने जा रही है। मेरा दिल जैसे किसी गहरी खाई में गिर गया। तो बात ये थी, ऐसा नहीं था कि उसे परवाह नहीं थी। वो बस इस दर्द देने वाली जगह को हमेशा के लिए छोड़ने की तैयारी कर रही थी, मुझे छोड़ने की। कॉल कट करने के बाद मैं किसी जिंदा लाश की तरह बेड पर बैठा रहा। खिड़की के बाहर आसमान धीरे धीरे काला पड़ने लगा था। शहर की नियॉन लाइट्स एक एक करके जल उठी और मेरी परछाई लंबी और बेहद अकेली लग रही थी। ठीक उसी वक्त
मेरे दिमाग में उस सिस्टम की वो ठंडी सी नोटिफिकेशन आवाज फिर से गूंज उठी। मैंने हवा में ऊपर देखा, जैसे मुझे शेन यूचू का चेहरा नजर आ रहा हो। शेन यूचू, अफेक्शन लेवल 100, डीप लव, स्टेटस, हार्ट एक। उसकी कंपनी अभी अभी स्टेबल हुई है। अगर मैं चली गई तो क्या वो अकेला सब हैंडल कर पाएगा? मेरी आंखों में अचानक आंसू भर आए। ये पागल लड़की, इस हालात में भी। उसके दिल में अभी भी मेरा ही ख्याल था। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज वाले दिन सुयान मुझे पिक करने आया। शिन्यूचू फिर कभी नजर नहीं आई। ना कॉल्स पिक कर रही थी, ना मैसेजेस का रिप्लाई दे रही थी। वो फिर से वही पुरानी बर्फ जैसी कोल्ड एक्स वाइफ बन चुकी थी, जिसका मुझसे कोई लेना देना नहीं था। अगर मेरे सिर के ऊपर मंडराने वाला ये सिस्टम नहीं होता ना, तो मुझे लगता कि हॉस्पिटल में उस दिन जो कुछ भी हुआ वो सब मेरे कंकशन का हैलुसिनेशन था। बस कर भाई और मत देख, वो बहुत दूर जा चुकी है। सुयान ने मेरा सामान कार की ट्रंक में फेंका और मेरे कंधे पर हाथ मारा। सच कह रहा हूँ, औरतों का दिल समंदर की गहराई जैसा होता है, और खासकर शन योचू जैसी औरतें, वो तो जहरीली सुई की तरह है। तो उनसे नहीं जीत सकता। मैं चुपचाप कार की फ्रंट सीट पर जाकर बैठ गया। घर चलना है या कंपनी? कंपनी। मुझे एक चीज क्लियर करनी थी। 1 साल पहले मेरा वो फेक चीटिंग स्कैंडल क्या सच में वांग यान का ही प्लान था? कंपनी पहुंचते ही मैंने अपनी असिस्टेंट को 1 साल पुरानी उस पार्टी की सारी सीसीटीवी फुटेज और गेस्ट लिस्ट निकालने को कहा। पूरी दोपहर मैंने खुद को ऑफिस में लॉक कर लिया और बार बार वो रिकॉर्डिंग्स चेक करता रहा। और आखिरकार एक छिपे हुए कॉर्नर कैमरा की फुटेज में मुझे वो सुराग मिल गया। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था, वांग येन एक कोने में एक वेटर से धीरे धीरे बात कर रहा था, और उसने उसे एक एनवेलप भी दिया। कुछ ही मिनट्स बाद वो ही वेटर ड्रिंक्स लेकर मेरी टेबल पर आया था, और वो फीमेल कॉलीग जिसने मुझे फंसाया था, वो उस वक्त वांग यान के आसपास ही खड़ी थी, और उसकी आंखों में एक खतरनाक सा प्लान चमक रहा था। मैंने उस वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया और सुयान को फॉरवर्ड कर दिया। मुझे ये वेटर और वो औरत दोनों चाहिए। ये सब करने के बाद मैं कुर्सी पर पीछे की तरफ गिरा और एक लंबी सांस छोड़ी। सच अब मुझसे ज्यादा दूर नहीं था। उस रात शहर के सबसे लग्जरियस होटल में एक बड़ी बिजनेस पार्टी थी। मैं और सुयान वहां पहुंचे, और जैसा मैंने सोचा था, दरवाजे से घुसते ही मेरी नजर वांग यान पर पड़ी। वो लोगों की भीड़ से घिरा हुआ था, किसी किंग की तरह एटीट्यूड दिखा रहा था। उसकी नजरें पूरे हॉल में घूम रही थीं, और जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी आंखों में हैरानी और नफरत साफ झलक उठी। वांग येन, अफेक्शन लेवल -75, स्टेटस ओवर कॉन्फिडेंट ट्रैश। मैंने उसे पूरी तरह इग्नोर मारा और सीधे बफे एरिया की तरफ बढ़ गया। मुझे पता था कि शेन योचू भी यहाँ आने वाली है, और कुछ ही मिनट्स बाद वो हॉल के दरवाजे पर नजर आई। उसने एक मून वाइट इवनिंग गाउन पहना हुआ था। एक ही झटके में पूरे हॉल की नजरें उसी पर टिक गईं। वो उस अंधेरी रात में चमकते हुए सबसे तेज सितारे की तरह लग रही थी। इतनी कोल्ड, इतनी क्लासी कि कोई आसानी से उसके पास जाने की हिम्मत ना करे। वांग येन तो जैसे मौका ही ढूंढ रहा था। वो तुरंत उसके पास चिपका और एक परफेक्ट फेक स्माइल के साथ बोला, यूचू, तुम आज बेहद खूबसूरत लग रही हो। शिन यूचू ने बस हल्का सा सिर हिलाकर रिएक्ट किया। मैंने अपने हाथ में शैंपेन का ग्लास पकड़ा और धीरे धीरे उनके पास पहुंचा। डायरेक्टर शन। मैंने उसकी तरफ अपना ग्लास रेज किया। उसने मुझे देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसकी आंखों में एक ऐसा सरप्राइज था जिसे वो छिपा नहीं पाई। तुम यहाँ कैसे? तुम्हारी चोट? बस मामूली सी चोट है। आई एम फाइन। मैंने एक स्माइल दी। मेरे बगल में खड़े वांग यान का चेहरा अब तक लाल चुका था। वो जानबूझकर हम दोनों के बीच में आकर खड़ा हो गया ताकि मुझे ब्लॉक कर सके। डायरेक्टर ली सच में बहुत डेडिकेटेड है। इस कंडीशन में भी पार्टी अटेंड करने आ गए। क्या कोई बड़ी डील हाथ से निकलने का डर है? उसके ताने एकदम क्लियर थे, लेकिन मुझे उसके साथ अपना टाइम वेस्ट नहीं करना था। मैं सीधा उसे बाईपास करके शेन योचू के पास गया और धीरे से उसके कान में बोला, तुम इतनी देर से खड़ी हो, क्या तुम्हारे पैरों में दर्द नहीं हो रहा? शेन योचू एकदम सुन्न रह गई। मैंने देखा उसके सिर के ऊपर का स्टेटस झटके से बदला। स्टेटस सरप्राइज्ड। इसे कैसे पता कि मेरे पैरों में दर्द है? मैं मन ही मन मुस्कुराया। मुझे तो पता होना ही था। उसे हल्की सी फ्लैट फीट की प्रॉब्लम थी। हील्स पहनकर ज्यादा देर खड़े रहने से उसके पैरों में भयंकर दर्द होता था। ये एक सीक्रेट था जो मैंने तब नोटिस किया था जब हम साथ थे। पहले मैंने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब यही डिटेल मेरा सबसे बड़ा वेपन थी।
मैंने उसके जवाब का वेट नहीं किया और बड़ी स्मूथनेस से उसकी कलाई पकड़कर उसे रेस्ट एरिया की तरफ ले जाने लगा। वहां सोफा है, चलो बैठते हैं। उसकी कलाई बर्फ की तरह ठंडी थी। जैसे ही मैंने उसे टच किया, उसकी बॉडी एकदम स्टिफ हो गई, लेकिन उसने अपना हाथ नहीं छुड़ाया। पीछे खड़े वांग यान का चेहरा गुस्से से हरा हो चुका था, लेकिन इतने सारे लोगों के बीच वो कोई तमाशा भी नहीं कर सकता था। मैंने शिन यूचू को सोफा तक पहुंचाया। उसे बैठाने के बाद मैं सीधा बफे काउंटर की तरफ मुड़ा और उसकी फेवरेट पेस्ट्री और एक ग्लास हल्का गर्म दूध लेकर आया। थोड़ा कुछ खा लो, तुमने पक्का आज फिर डिनर स्किप किया होगा। मैंने वो प्लेट उसके सामने रख दी। वो अपने सामने रखे उस केक और दूध को देखकर पूरी तरह सुन्न में पड़ गई थी। शिन योचू, अफेक्शन लेवल 100, डीप लव, स्टेटस वार्म। उसे अभी भी मेरी पसंद याद है। उसके सिर के ऊपर चमकते उन शब्दों को देखकर मेरे अंदर एक अजीब सी गर्माहट दौड़ गई। तो उसकी परवाह पाने की फीलिंग ऐसी होती है, और इसी फीलिंग को मैंने कभी अपने ही हाथों से बर्बाद कर दिया था। ली जांग, उसने अपना सिर उठाया। उसने बहुत ही कॉम्प्लेक्स नजर से मुझे देखा। तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं क्या चाहता हूँ? मैं तुम्हें वापस पाना चाहता हूँ। मैं उन बीते हुए सालों की हर कमी को पूरा करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये सब कह नहीं सकता था। मैंने बस एक हल्की सी स्माइल दी। कुछ नहीं, बस अपने एक्स हस्बैंड का एक आखिरी कर्टसी समझ लो। इतना कहकर मैं मुड़ा और वहां से चला गया। उसे सोफा पर अकेला छोड़ दिया, जहां वो उस पेस्ट्री की प्लेट को बस घूरती रह गई। मुझे पता था आज की रात सिर्फ एक बिगिनिंग थी। उस पार्टी के बाद मैंने खुद से शिन्योचू को कांटेक्ट नहीं किया। मुझे पता था अभी सही टाइम नहीं है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट था वांग येन के खिलाफ वो सॉलिड एविडेंस निकालना। 2 दिन बाद सू येन की तरफ से एक खबर आई। उसने उस वेटर और उस औरत दोनों को ढूंढ निकाला था। वेटर सीधा निकला। उसने पैसे लिए और एक एक डिटेल रिकॉर्ड करवा दी कि कैसे वांग यान ने उसे मुझे ड्रग देने को कहा था और कैसे उस औरत को मेरे रूम में भेजा गया। लेकिन वो औरत, वो कुछ भी मानने को तैयार ही नहीं थी। ली जियांग, ये औरत थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है। सू यान ने फोन पर बताया वो अब वांग यान की कंपनी में डिपार्टमेंट मैनेजर है। उसी की वफादार है और मुंह नहीं खोल रही। कोई बात नहीं, मैंने खिड़की के बाहर देखा। मेरी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। अगर वो नहीं बोलेगी तो मेरे पास उसका मुंह खुलवाने के बहुत तरीके हैं। मैंने फोन कट किया और सीधा एक दूसरा नंबर डायल किया। हेलो, लॉयर जान, मैं ली जियांग बोल रहा हूं। मुझे एक लीगल नोटिस भिजवाना है अगले ही दिन। कमर्शियल डेफेमेशन और पर्सनल रेपुटेशन खराब करने का वो लीगल नोटिस सीधा उस औरत के डेस्क पर पहुंच गया। वो बुरी तरह घबरा गई। उसी दोपहर उसका खुद मुझे कॉल आया और उसने मिलने की रिक्वेस्ट की। कैफे के अंदर उसका चेहरा कागज की तरह सफेद हो चुका था। उसका सारा एटीट्यूड हवा हो गया था। डायरेक्टर ली, उस स्कैंडल से मेरा कोई लेना देना नहीं था। डायरेक्टर वांग ने मुझे फोर्स किया था। वो हाँफते हुए अपनी सफाई दे रही थी। उन्होंने कहा था कि अगर मैं उनकी प्लान में साथ दूंगी तो वो मुझे डिपार्टमेंट मैनेजर बना देंगे। मैं उस वक्त पैसों और पावर के लालच में अंधी हो गई थी। उसने तुम्हें कैसे फोर्स किया, ये सब रिकॉर्ड करो। मैंने एक रिकॉर्डिंग पेन खिसकाकर उसके सामने रख दिया। वो एक सेकंड के लिए झिझकी, लेकिन फिर उसने वो पेन उठा लिया। सारे सॉलिड एविडेंस हाथ में आने के बाद, मैंने वो सारे सबूत मिलने के बाद, मैं सीधा वांग यान की धज्जियां उड़ाने नहीं गया। मैंने गाड़ी निकाली और शेन योचू के ऑफिस के नीचे पहुंच गया। मैंने उसे एक टेक्स्ट किया, मैं तुम्हारी कंपनी के बाहर हूं, तुम्हें कुछ देना है। इस बार उसका रिप्लाई बहुत जल्दी आया, क्या चीज? तुम नीचे आओ, खुद देख लेना। कुछ मिनट्स बाद वो ऑफिस के बिल्डिंग से बाहर आती हुई नजर आई। मैं गाड़ी से बाहर निकला और एक यूएसबी ड्राइव उसके हाथ में रख दी। ये क्या है? उसने पूछा। 1 साल पहले जो भी हुआ उसका पूरा सच। मैंने सीधा उसकी आंखों में देखा और पूरे सीरियसली कहा, शन्यूचू, मैं बस इतना चाहता हूं कि इसे देखने के बाद तुम मुझे एक्सप्लेन करने का एक आखिरी मौका दो। वो पूरी तरह खामोश रही। उसने वो यूएसबी ड्राइव पकड़ ली और हल्का सा सिर हिला दिया। उसे मुड़ते हुए देखकर, उसे मुड़कर वापस ऑफिस के अंदर जाते हुए देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। मुझे नहीं पता था कि यह सच्चाई जो इतनी लेट आई है, क्या वो हमारे बीच की इस खाई को कभी भर पाएगी। मैं कंपनी वापस नहीं गया। मैं बस यूं ही बिना किसी डेस्टिनेशन की गाड़ी चलाता रहा और आखिरकार मेरी कार उसी पुरानी जगह पर आकर रुक गई। हमारा वो पुराना अपार्टमेंट जिसने हमारे प्यार की शुरुआत से लेकर हमारे डिवोर्स तक का सफर देखा था। डिवोर्स के बाद ये घर उसी के नाम हो गया था। मैंने ऊपर देखा। वो जानी पहचानी खिड़की पूरी तरह अंधेरे में डूबी थी।
मैंने गाड़ी रोड के किनारे पार्क की, इंजन ऑफ किया और बस शांति से वहीं बैठा रहा। एक एक मिनट जैसे घंटों के बराबर लग रहा था। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर वहां बैठा रहा, जब अचानक मेरा फोन रिंग हुआ। स्क्रीन पर नाम था शन योचू। मैंने एक गहरी सांस ली और कॉल रिसीव कर लिया। हेलो। कॉल के उस पार बस एक लंबी खामोशी थी। मुझे लगा वो कुछ नहीं बोलेगी। तभी मुझे फोन के स्पीकर से एक आवाज आई। वो अपनी सिसकियों को, अपने रोने को पूरी तरह दबाने की कोशिश कर रही थी। मेरा दिल झटके से सिकुड़ गया। शन योचू, लीजियांग। उसकी आवाज पूरी तरह से भारी हो चुकी थी, जैसे वो बहुत बुरी तरह रोई हो। तुमने तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? आई एम सॉरी। मेरे पास हजारों बातें थी कहने को, लेकिन मुंह से सिर्फ यही 3 लफ्ज निकले। तुम अभी कहाँ हो? उसने पूछा। तुम्हारे घर के नीचे। फोन के उस पार फिर से एक सन्नाटा छा गया और कुछ सेकंड्स बाद उसने धीरे से कहा, ऊपर आ जाओ। कॉल कट होते ही मैंने गाड़ी का दरवाजा धक्का देकर खोला और पागलों की तरह भागते हुए बिल्डिंग के अंदर घुसा। उस जाने पहचाने दरवाजे के सामने खड़े होकर मैं एक पल के लिए झिझका। मुझे अपने ही दिल की धड़कनें इतनी जोर से सुनाई रही थी। आखिरकार मैंने अपना हाथ उठाया और डोरबेल बजा दी। दरवाजा तुरंत खुल गया। शिनयोचू मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह सूज कर लाल हो चुकी थीं और उसके गालों पर अभी भी आंसुओं के निशान थे। वो बस मुझे देखती रही। उसकी उन आंखों में एक दर्द था, एक शिकायत थी, एक ऐसा इमोशन जो मैंने आज तक उसमें नहीं देखा था। उसके सिर के ऊपर चमकता वो स्टेटस बॉक्स पागलों की तरह ब्लिंक कर रहा था। शनयोचू, अफेक्शन लेवल 100, डीप लव, स्टेटस ब्रेकडाउन। मैंने उसे 1 साल तक गलत समझा। पूरे 1 साल तक उसने कुछ नहीं कहा। वो बस एक झटके में आगे बढ़ी और मेरे गले से लिपट गई। उसने मुझे कसकर पकड़ लिया था। मैं फील कर सकता था कि उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। मैं अपनी जगह पर बुत बनकर खड़ा रहा। मैंने उसे रोने दिया और फिर धीरे से अपने हाथ उठाकर उसे वापस हक कर लिया। उस एक पल में मुझे लगा जैसे मुझे मेरी पूरी दुनिया वापस मिल गई हो। वो मेरी बाहों में थी, लेकिन मेरे अंदर कोई और ख्याल नहीं था। इस हग में कोई रोमांस नहीं था। ये बस 2 साल की जुदाई के बाद दो थके हुए और टूटे हुए दिलों का एक दूसरे को सहारा देना था। बहुत देर बाद शिनयोचू ने धीरे धीरे मुझे छोड़ा। वो अब काफी काम लग रही थी। उसने कदम पीछे लिया, अपनी आंखों से आंसू पोंछे और वापस अपने उसी कोल्ड और स्ट्रांग एटीट्यूड में आने की कोशिश की। बस वो सूजी हुई आंखें बता रही थीं कि वो अंदर से कितनी टूट चुकी थी। अंदर आ जाओ। वो थोड़ा साइड हुई और मुझे अंदर आने दिया। ये घर अभी भी बिल्कुल वैसा ही था, वही मिनिमलिस्ट और कोल्ड इंटीरियर, बिल्कुल उसकी पर्सनालिटी की तरह है। बस इस हवा में अब वो घर वाला अपनापन नहीं था, एक अजीब सा अकेलापन था। वो सोफा पर बैठी और उसने अपने बगल में बैठने का इशारा किया। मैं बिना कुछ कहे उसके पास जाकर बैठ गया। उस यूएसबी ड्राइव में जो कुछ भी था मैंने सब देख लिया है। उसने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, आई एम सॉरी। गलती मेरी थी कि मैंने तुम पर ट्रस्ट नहीं किया। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा। मैंने अपना सिर हिलाया। उस वक्त हालात ही ऐसे थे, कोई भी वो सब देखकर गलत ही समझता। गलती मेरी थी कि मैंने गलत लोगों पर भरोसा किया। मैं चेहरों को पढ़ नहीं पाया। वांग यान का नाम सुनते ही शेन यूचू की आंखों में एक खतरनाक सी ठंडक आ गई। उसने ये सब क्यों किया? शायद इसलिए क्योंकि जो चीज तुम्हें नहीं मिलती उसकी तलब तुम्हें पागल कर देती है। मैंने खुद पर एक सार्कास्टिक हंसी हंसी। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। सच सामने आ चुका था। मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो चुकी थी, लेकिन हमारे बीच वो डिवोर्स नाम की खाई वो अभी भी मौजूद थी। मैं बस कुछ बोलने ही वाला था कि तभी बहुत ही गलत टाइम पर डोरबेल बज उठी। शेन योचू ने इरिटेट होकर अपनी भौहें सिकोड़ी और दरवाजा खोलने गई। और दरवाजे पर कौन था? वांग यन। उसके हाथ में ब्लू रोजेस का एक बहुत बड़ा बुके था। दरवाजा खुलते ही उसने अपनी वो फेक मक्खन लगाने वाली स्माइल पास की। यूचू। उसकी बात बीच में अटक गई और वो स्माइल उसके चेहरे पर ही जम गई, क्योंकि उसकी नजर सीधा लिविंग रूम के सोफा पर बैठे इंसान पर पड़ी थी। एक ही झटके में उसके उस हैंडसम से चेहरे पर हजारों इमोशंस एक साथ दौड़ गए। शॉक, जेलसी, गुस्सा और आखिर में वो एक बहुत ही डार्क एक्सप्रेशन में बदल गया। लीजियांग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने सीधा मुझ पर चिल्लाकर सवाल किया। मैं अपनी जगह से खड़ा हुआ, पूरी शांति से उसे घूरा
और मेरे होठों पर एक बहुत ही प्लेफुल सी स्माइल आ गई। कितना अजीब कोइंसिडेंस है ना। इतनी रात को तुम मेरी एक्स वाइफ से मिलने क्यों आए हो? मैंने जानबूझकर उस एक्स वाइफ वर्ड पर जोर दिया। वांग यान का चेहरा गुस्से से और भी ज्यादा काला पड़ गया। वांग यान, अफेक्शन लेवल -90, स्टेटस लिंगरिंग ट्रैश। मैं यहाँ यूचू से मिलने आया हूँ, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? वो बोलते हुए अंदर घुसने लगा, पर शन योचू ने उसे रोक दिया। उसका चेहरा बिल्कुल कोल्ड था। हमारे बीच बात करने के लिए कुछ नहीं है, प्लीज यहां से जाओ। यूचू। वांग येन फ्रस्ट्रेट हो गया। क्या तुमने इसकी बातें सुन ली हैं? इस पर ट्रस्ट मत करो, ये प्रॉफिट के लिए कुछ भी कर सकता है। चीप आदमी है। वो सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए डेस्परेट होकर मुझे गाली देने लगा। मैं उसकी इस क्लाउन जैसी एक्टिंग को देखकर बस अंदर ही अंदर हंस रहा था। मैं डोर के पास गया, शन योचू के बगल में खड़ा हुआ और वांग येन को देखकर कामली बोला, डायरेक्टर वांग, तुम्हें पता है शन योचू की फेवरेट फ्लावर कौन सी है? वांग येन एकदम ब्लैंक हो गया। तुम्हें पता है उसे कौन सा फ्लेवर का आइसक्रीम पसंद है? वांग येन की भौहें सिकुड़ गईं। तुम्हें पता है जब वो स्ट्रेस में होती है तो उसे अकेले मिडनाइट शो मूवी देखना पसंद है। वांग येन का चेहरा और भी डार्क हो गया। मेरे हर एक सवाल के साथ उसका चेहरा और भी भद्दा होता जा रहा था। आखिर में मैंने उसे देखा और एक एक वर्ड चबाकर बोला, तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम्हारा उसके लिए अफेक्शन लेवल 95 ना। वो प्यार नहीं है, वो तुम्हारा ईगो है, तुम्हारी पॉजिटिवनेस है जो तुम्हें हारने नहीं देती। तुम बस उसे एक ट्रॉफी की तरह जीतना चाहते हो, अपनी शोकेस में सजाकर दुनिया को शो ऑफ करने के लिए। तुम उसे बिल्कुल नहीं समझते। मेरे शब्द किसी तेज चाकू की तरह सीधे उसके सबसे वीक पॉइंट पर जाकर लगे। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, होंठ कांप रहे थे, पर एक वर्ड भी काउंटर नहीं कर पाया क्योंकि मेरी हर एक बात सच थी। सिस्टम नोटिफिकेशन, वांग यान, अफेक्शन लेवल फॉर शेन यूचू 95 से 70, स्टेटस शेकन। अफेक्शन लेवल फॉर ली जांग -90 से -100, स्टेटस किल ऑन साइट। उसका अफेक्शन लेवल सच में गिर गया। तो मतलब जब उस फेक नकाब को उतारा गया तो उसका वो सो कॉल्ड प्यार बस इतना ही था। निकल जाओ यहां से। शनयोचू ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी। सिर्फ एक वर्ड कहा। वांग येन ने हम दोनों को गहरी नजर से देखा। उसकी आंखों में भयानक नफरत और हार का गुस्सा था। उसने वो फूलों का बुके वहीं फेंक दिया और बिना कुछ कहे बेइज्जत होकर वहां से चला गया। उसे वहां से जाते हुए देखकर मुझे कोई विक्ट्री वाली फीलिंग नहीं आ रही थी, मुझे सिर्फ थकान फील हो रही थी। 1 साल से चल रहा ये ड्रामा आखिरकार खत्म हो गया। मैंने पलटकर शनयोचू को देखा और रियलाइज किया कि वो भी मुझे ही देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, ऐसी चमक जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वांग येन के जाने के बाद भी कमरे की टेंशन बिल्कुल कम नहीं हुई थी। मैं और शेन योचू आमने सामने खड़े थे, एकदम चुप। हवा में एक अजीब सी ऑकवर्डनेस छाई हुई थी। वो काफी लेट हो गया है। मैंने अपना सिर खुजाया। मुझे लगा कि मेरा यहां से जाना ही ठीक रहेगा। आखिर हमारा डिवोर्स हो चुका है। एक अकेला लड़का और लड़की आधी रात को एक साथ, बाहर बात फैलेगी तो उसकी रेपुटेशन खराब होगी। रुको। उसने अचानक मुझे पीछे से आवाज दी। मेरे कदम रुक गए। मैंने मुड़कर उसे देखा। डिनर किया तुमने? उसने पूछा। उसकी नजरें इधर उधर भटक रही थीं। वो सीधा मेरी आंखों में नहीं देख पा रही थी। मैं एक पल के लिए फ्रीज हो गया। फिर मुझे याद आया कि दोपहर से अब तक मैंने सच में कुछ नहीं खाया था। अभी नहीं। मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बना देती हूँ, उसने कहा। मेरे चेहरे पर जो शौक था उसे देखकर उसे अपनी बात का डबल मीनिंग समझ आ गया। उसके गोरे चेहरे पर अचानक से एक तेज ब्लश आ गया। ये पहली बार था जब मैंने उसे ब्लश करते हुए देखा था। तो मतलब इस आइसबर्ग को जब शर्म आती है तो ये ऐसी दिखती है, इतनी क्यूट कि बस खा जाने का मन करे। मेरा मतलब था मैं नूडल्स बॉईल कर देती हूँ। उसने हड़बड़ाते हुए खुद को करेक्ट किया। हाँ बिल्कुल। मैंने तुरंत हाँ कर दी, इससे पहले कि वो अपना माइंड चेंज कर ले। उसने हल्का सा कहा और पलटकर किचन में चली गई। जल्दी ही किचन से सब्जियां काटने और पानी उबलने की आवाज आने लगी। मैं किचन के डोर पर टेक लगाकर उसे एप्रन पहने बिजी काम करते हुए देख रहा था। उसने अपने लंबे बालों को केयरलेसली ऊपर बांध रखा था, जिससे उसकी वो परफेक्ट वाइट गर्दन साफ दिख रही थी उस हल्की पीली रोशनी में। उसका साइड प्रोफाइल इतना सॉफ्ट और खूबसूरत लग रहा था कि मैं बता नहीं सकता।
ये नज़ारा किसी सपने जैसा लग रहा था। ऐसा लगा जैसे हम वापस पास्ट में चले गए हों, उस दौर में जब हम स्ट्रगल कर रहे थे लेकिन हर दिन एक नई होप होती थी। नूडल्स तैयार हैं। वो दो गर्मागर्म टोमेटो एग नूडल्स के बोल्स लेकर बाहर आई। मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट फ्लेवर। हम आमने सामने बैठे थे। किसी ने कोई बात नहीं की, बस शांति से अपने नूडल्स एंजॉय कर रहे थे। एक बोल बहुत जल्दी खाली हो गया। मैंने सूप का एक एक कतरा भी पी लिया था। मैं बर्तन धो देता हूँ, मैंने ऑफर किया। कोई जरूरत नहीं है, उसे वहीं छोड़ दो, उसने मुझे रोक दिया और हमारे बीच फिर से सन्नाटा छा गया। मैं उसे देख रहा था। मेरे अंदर एक आवाज पागलों की तरह चीख रही थी, उसे बता दो, उसे कह दो कि तुम आज भी उससे प्यार करते हो, उसे कहो कि तुम वापस शादी करना चाहते हो। लेकिन शब्द मेरे होंठों तक आकर रुक गए, बाहर नहीं निकले। मुझे डर था। मुझे डर था कि बड़ी मुश्किल से नॉर्मल हुआ ये माहौल मेरी जल्दबाजी से फिर से फ्रीजिंग पॉइंट पर ना पहुंच जाए। मुझे डर था कि वो मुझे फिर से रिजेक्ट कर देगी। और आखिर में मैंने सबसे स्टूपिड लेकिन सबसे सेफ तरीका चुना। मैं अपनी जगह से खड़ा हुआ, उसे देखा, हिम्मत जुटाई और बोला, शेंगुचू, हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होने की खुशी में और इस बढ़िया नूडल्स के बोल के लिए थैंक्स कहने के लिए कल मैं तुम्हें मूवी के लिए ट्रीट देना चाहता हूँ। उसने अपना सिर उठाया और थोड़ी सरप्राइज के साथ मुझे देखा। मुझे डर था कि वो मना कर देगी, इसलिए मैंने जल्दी से ऐड किया, ऐसे बस नॉर्मल फ्रेंड्स वाला प्लान समझ लो। तुमने ही तो कहा था ना कि हम पीसफुल तरीके से अलग होंगे। अगर हम हस्बैंड वाइफ नहीं बन पाए तो दुश्मन बनने की भी क्या जरूरत है। मैंने अपनी इस डेट के लिए एक बिल्कुल परफेक्ट और लॉजिकल सा बहाना ढूंढ लिया था। वो मुझे देखती रही, बहुत देर तक चुप रही, इतनी देर तक कि मुझे लगा वो रिजेक्ट करने वाली है। मेरा दिल धीरे धीरे नीचे डूबने लगा था और जब मैं लगभग होप छोड़ ही चुका था तब उसने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, सिर्फ एक वर्ड, लेकिन उस एक वर्ड ने मेरी दुनिया में झटके से बाहर ला दी। उसके सिर के ऊपर चमकने वाला स्टेटस चुपचाप चेंज हो गया। शेन योचू अफेक्शन लेवल 100, डीप लव स्टेटस एक्साइटेड। आखिरकार उसने मुझे इनवाइट किया। मैं वहीं खड़े खड़े 3 बार उछलने की फीलिंग को जबरदस्ती कंट्रोल कर रहा था। मैंने बाहर से खुद को काम रखा और बोला, तो फिर मैं कल तुम्हें पिक कर लूंगा। शेन यूचू को गुड बाय बोलकर मैं अपार्टमेंट बिल्डिंग से बाहर निकला। मुझे लग रहा था जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूं। रात की हवा चेहरे पर ठंडी लग रही थी, लेकिन मेरे अंदर एक आग सी जल रही थी। मैं कार में जाकर बैठा और एक्साइटमेंट में स्टीयरिंग व्हील पर जोर से मुक्का मारा। यस, पहला स्टेप सक्सेसफुल हो गया। ठीक उसी टाइम मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। एक मैसेज आया था शन योचू का। कल मैं गैलेक्सी ऑफ लव देखना चाहती हूँ, इवनिंग 7 बजे का शो। मैं उस टेक्स्ट को देखकर सुन्न रह गया। गैलेक्सी ऑफ लव, ये वो मूवी थी जो हमने अपने डेटिंग टाइम में मिस कर दी थी। हमने साथ देखने का प्लान बनाया था, लेकिन कंपनी में अचानक काम आ जाने की वजह से मैंने प्लान कैंसिल कर दिया था। उस वक्त उसने कुछ नहीं कहा था, लेकिन मुझे पता था कि वो बहुत अपसेट हुई थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसे आज भी ये याद है। तो मतलब हमारे बीच के वो सारे खूबसूरत मेमोरीज वो कभी नहीं भूली थी। मेरे चेहरे पर एक स्माइल आ गई, दिल से निकली हुई एक सच्ची स्माइल। अगले दिन मैंने इंटेंशनली थोड़ा पहले ऑफिस से छुट्टी ली, मॉल गया और एक नया आउटफिट खरीदा। मिरर के सामने खड़े होकर मैंने ऑकवर्डली अपना हेयर स्टाइल भी एडजस्ट किया। सुयन ने मुझे इस होलिये में देखा तो ताना मारने लगा, डायरेक्टर ली, किसी ब्लाइंड डेट पर जा रहे हो क्या? सूखे पेड़ पर फूल खिल रहे हैं, भाड़ में जा। मैंने हंसते हुए गाली दी, अपनी एक्स वाइफ के साथ डेट पर जा रहा हूँ। सुयान का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या तुम दोनों वापस पैच अप कर रहे हो? बहुत जल्द, मैंने फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहा। शाम 6:30 मैं परफेक्टली टाइम पर शनयोचो के घर के नीचे पहुंच गया। उसने भी एक कैजुअल ड्रेस पहनी हुई थी। ऑफिस वाली वो बॉसी वाइब कम लग रही थी और एक प्यारी सी डोमेस्टिक वाली वार्मथ ज्यादा लग रही थी। हम साथ साथ चल रहे थे, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब वो पहले वाली ऑकवर्डनेस भी नहीं थी। मूवी थिएटर में मैंने पॉपकॉर्न और कोक ले लिए थे। मूवी एक बहुत ही टिपिकल लव स्टोरी थी, लेकिन मैं उसे पूरे मजे से एंजॉय कर रहा था। मैं असल में मूवी देख ही नहीं रहा था। उस डिम लाइट में मैं बस उसे ही देख रहा था। उस डिम लाइट में उसका साइड प्रोफाइल इतना खूबसूरत लग रहा था कि धड़कन रुक जाए। मैं फील कर पा रहा था कि उसका फोकस भी स्क्रीन पर नहीं था। मूवी खत्म हुई तो लगभग 9 बज चुके थे। मैंने उसे घर तक ड्रॉप किया।
बिल्डिंग के नीचे हमने एक दूसरे को गुड बाय कहा। वो आज बहुत मजा आया, मैंने कहा। उसने सिर हिलाया। मुझे भी। ठीक उसी टाइम मेरा फोन अचानक पागलों की तरह बजने लगा। सुयान कॉलिंग। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी और कॉल पिक किया। लीजांग, गड़बड़ हो गई, बहुत बड़ा सीन हो गया है। सुयान की आवाज में बहुत पैनिक था। तुम कंपनी का इंटरनल ग्रुप चेक करो। उस कमीने वांग यान ने तुम्हारी 1 साल पुरानी वो चीटिंग वाली फोटोज एनोनिमस आईडी से पूरे ग्रुप में लीक कर दी हैं। पूरी कंपनी में हंगामा मच गया है। सब कह रहे हैं कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ एकदम ट्रैश है, तुम एक घटिया इंसान हो। मेरा दिमाग एकदम सुन्न पड़ गया, सब ब्लैंक हो गया। वांग यान, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जब मैं उसका असली चेहरा सामने ला दिया तो वो बदला लेने के लिए इतनी घटिया ट्रिक यूज करेगा। ये सिर्फ मुझ पर अटैक नहीं था, वो मेरी कंपनी को बर्बाद करना चाहता था। एक बॉस के ऊपर अगर ऐसे घटिया इंसान का टैग लग जाए तो कंपनी की रेपुटेशन पूरी तरह से खत्म हो जाती है। लीजियांग, क्या हुआ? शेन योचू ने मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर फिक्र से पूछा। मैंने फोन कट किया और एक गहरी सांस ली। खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए बोला, कंपनी में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मुझे अभी जाकर हैंडल करना होगा। सीरियस है, बहुत सीरियस। मैंने एक कड़वी हंसी हंसी। वांग यान ने 1 साल पुरानी वो फोटोज हमारे कंपनी के सर्वर पर लीक कर दी हैं। शेन योचू का चेहरा पल भर में सख्त हो गया। उसे मुझसे ज्यादा पता था कि इसका इम्पैक्ट कितना भयंकर हो सकता है। अब क्या प्लान है तुम्हारा? मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे स्कैंडल क्लियर करना सबसे मुश्किल काम था है। भले ही मैं प्रूफ दिखा दूं कि मुझे फंसाया गया था, लेकिन लोगों की नजर में ताली एक हाथ से नहीं बजती। मेरे नाम पर एक धब्बा तो लग ही जाएगा। मैं तुम्हारे साथ कंपनी चल रही हूँ। शिन यूचू बिना एक सेकंड सोचे डायरेक्टली कार का डोर खोला और अंदर बैठ गई। मैं हैरान रह गया। फालतू बकवास बंद करो, ड्राइव करो, उसने ऑर्डर दिया। कंपनी वापस पहुंचे तो पूरी बिल्डिंग की लाइट्स ऑन थी। पीआर डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट और एडमिन डिपार्टमेंट, सबको इमरजेंसी में वापस बुला लिया गया था। मुझे और शन योचू को एक साथ आता देखकर सब लोग सुन्न रह गए। अभी सिचुएशन कैसी है? शन योचू ने सीधा सवाल दागा। उसकी वो बॉस वाली ऑरा पूरी तरह से वापस आ गई थी। वो फिर से वही स्ट्रिक्ट और पावरफुल फीमेल सीईओ लग रही थी। पीआर डायरेक्टर का चेहरा उतरा हुआ था। बिल्कुल अच्छी नहीं है। फोटोज इंटरनल नेटवर्क से बाहर लीक हो चुकी हैं। कई पार्टनर्स के कॉल्स आ रहे हैं और 2 ने तो क्लियर कह दिया है कि वो प्रोजेक्ट पॉज कर रहे हैं। कमरे में मौजूद हर इंसान की नजर मुझ पर थी। कुछ की आंखों में सिंपैथी थी और कुछ में डाउट था। कुछ मुझे इस हालत में देखकर खुश हो रहे थे। मुझे लग रहा था जैसे मैं कोई क्रिमिनल हूं जिसे सरेआम सजा दी जा रही हो। ठीक उसी वक्त शनियोचू चलकर मेरे पास आई और सबके सामने उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके हाथों में एक गर्माहट और ताकत थी। उसने पूरी टीम की तरफ देखा और उसकी आवाज बिल्कुल क्लियर और कॉन्फिडेंट थी। आप सबको उन फोटोज के बारे में जो कुछ भी पता है, मुझे भी पता है, और मैं आप सबको गारंटी दे सकती हूं कि ली जांग को फंसाया गया था। और किसने फंसाया है, ये बात हम सब अच्छे से जानते हैं। बिजनेस एक बैटलफील्ड है, लेकिन घटिया ट्रिक्स इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं कि वो जीत जाएंगे। ली जांग और मेरा डिवोर्स हो चुका है, लेकिन हम पति पत्नी थे, अब दोस्त हैं, और उससे भी बढ़कर हम एलाइज हैं। इसकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है। अब से हमारी दोनों कंपनीज की पीआर टीम मिलकर इस क्राइसिस को हैंडल करेंगी। इस स्कैंडल की वजह से जितने भी प्रोजेक्ट्स अफेक्ट होंगे, जो भी लॉस होगा, वो सब मेरी शेंच ग्रुप कवर करेगी। उसके ये शब्द ऑफिस के अंदर किसी बड़े बम की तरह फटे। सब लोग शॉक में थे, मैं भी। मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। क्या उसे समझ आ रहा है कि वो क्या बोल रही है? इसका मतलब था अपनी स्टेबल कंपनी को मेरी इस डूबती हुई कश्ती के साथ बांध देना। शेन योचू, तुम पागल हो गई हो। मैं लगभग चिल्ला पड़ा, लेकिन उसने मुड़कर मुझे एक बहुत ही प्यारी और शांत सी स्माइल दी। ये पहली बार था जब मैंने उसे अपने लिए इतनी प्यार से मुस्कुराते देखा था। ऐसा लगा जैसे बरसों पुरानी बर्फ पिघल कर बाहर आ गई हो। मैं पागल नहीं हूं, उसने कहा। लीजियांग, अब मैं तुम्हें अकेले इन सब का सामना नहीं करने दूंगी। शन योचू की इस पावरफुल एंट्री ने कंपनी में एक इंजेक्शन की तरह काम किया और सब में जान फूंक दी। जो कंपनी अभी पैनिक में थी, वो वापस फुल स्पीड में काम करने लगी। दोनों कंपनीज की पीआर और लीगल टीम्स रात भर मीटिंग करके डैमेज कंट्रोल प्लान बना रही थी, और मैं और शन योचू मेरे कैबिन में बैठे थे। थैंक्स, मैंने उसे देखकर पूरे दिल से कहा। हमारे बीच थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है।
उसने कॉफी का कप उठाया और एक सिप लिया। मैं उसके उस शांत चेहरे को देख रहा था। मेरे अंदर हजार फीलिंग्स उमड़ रही थी। मैंने ऐसा क्या अच्छा किया था जो ये मेरे लिए इतना सब कर रही थी? शन योचू। मैं खुद को रोक नहीं पाया और वो सवाल पूछ ही लिया जो कब से मेरे दिमाग में घूम रहा था। तुम मेरे लिए इतना सब क्यों कर रही हो? उसने कॉफी कप नीचे रखा, मुड़ी और शांति से मुझे देखती रही। बहुत देर देखने के बाद उसने हल्की आवाज में कहा, शायद आदत पड़ गई है। आदत? उसने सिर हिलाया। उसके होठों पर एक हल्की सी हंसी थी, जैसे खुद का ही मजाक उड़ा रही हो। तुम्हारे लिए फिक्र करने की आदत, तुम्हारी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझने की आदत, ये आदत 8 साल से मेरे साथ है। डिवोर्स के इन 6 महीनों में भी ये छूट नहीं पाई। मेरा दिल जैसे किसी बहुत ही सॉफ्ट चीज से लिपट गया हो। दर्द भी था और बहुत सारा प्यार भी। तो मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे से पूछा, क्या तुम इस आदत को आगे भी कंटिन्यू रखना चाहोगी? उसकी बॉडी हल्की सी स्टिफ हो गई। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। कैबिन में फिर से एक भारी सन्नाटा छा गया। मैं नर्वस होकर उसे देख रहा था। मेरे हाथों से पसीना छूट रहा था और जब मुझे लगने लगा कि वो मुझे फिर से रिजेक्ट कर देगी, तब अचानक वो हंस पड़ी। ये कोई फॉर्मल या डिस्टेंस वाली हंसी नहीं थी। ये एक बहुत ही प्योर, दिल से निकली हुई, थोड़ी हेल्पलेस लेकिन बेइंतहा प्यार वाली हंसी थी। ली जांग, उसने कहा, तुम कभी कभी सच में बहुत स्टूपिड बातें करते हो। मैं हैरान रह गया। वो अपनी जगह से उठी, मेरे पास आई, थोड़ा झुकी और एक बहुत ही सॉफ्ट कॉफी की महक वाला किस मेरे माथे पर किया। मेरा दिमाग एक सेकंड के लिए पूरी तरह ब्लैंक हो गया। अगले दिन एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। मैं और शेन योचू स्टेज पर एक साथ बैठे थे। हमारे सामने हजारों कैमरा फ्लैशेस चमक रहे थे। मैंने वांग यान के खिलाफ वो सारे सबूत, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, सीसीटीवी फुटेज और वो गवाह सब मीडिया के सामने रख दिए। सच पूरी दुनिया के सामने आ गया। पब्लिक ओपिनियन एक ही पल में पलट गया। वांग येन और उसका शेनशी ग्रुप तुरंत एक भयानक ट्रस्ट क्राइसिस में फंस गए। उनके स्टॉक्स धड़ाम से गिर गए और मैं और शेन योचू पूरी दुनिया की नजरों में एक परफेक्ट, अटूट रिश्ते की मिसाल बन गए। कॉन्फ्रेंस के बिल्कुल आखिर में एक रिपोर्टर ने हिम्मत करके सवाल पूछा, डायरेक्टर शेन, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप और डायरेक्टर ली वापस शादी करने का प्लान कर रहे हैं? पूरे हॉल का फोकस झटके से शन योचू पर आ गया। मैं नर्वसली उसे देख रहा था। मेरा दिल ड्रम की तरह बज रहा था। उसने माइक उठाया, मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में बेशुमार प्यार था। ये सवाल, उसने कहा, मुझे लगता है कि मिस्टर ली को इसका जवाब देना चाहिए। मैंने उसे देखा और मुस्कुरा दिया। मैंने माइक लिया और उन सारे कैमरास के सामने एक एक वर्ड बिल्कुल क्लियर बोला, हाँ, मैं अपनी पूरी लाइफ अपनी वाइफ को वापस जीतने में लगा दूंगा। कॉन्फ्रेंस के बाद हम वापस उसी अपार्टमेंट में गए जो भी हमारा घर हुआ करता था। ढलते सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी और पूरे लिविंग रूम को एक गोल्डन ग्लो दे रही थी। हम खिड़की के पास खड़े थे, नीचे चलती गाड़ियों को देख रहे थे। शन योचू, मैंने पीछे से धीरे से उसकी कमर पे हाथ रखा। उसने मुझे नहीं रोका और आराम से मेरे सीने से लग गई। आई लव यू, मैंने कहा। इसलिए नहीं कि वो सिस्टम है, इसलिए नहीं कि वो नंबर्स हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं आखिरकार उस बर्फ के पहाड़ के नीचे छिपे हुए ज्वालामुखी को समझ गया हूं। मैं तुम्हारी उस खामोशी में छुपे हुए गहरे प्यार को समझ गया हूं। वो मेरी बाहों में घूमी, अपना सिर उठाया और खुद आगे बढ़कर मेरे होठों को चूम लिया। इस पल मैंने ऑटोमेटिकली अपना सिर ऊपर उठाया, उसके सिर के ऊपर देखने के लिए। वो जानी पहचानी लाइट ब्लू कलर की इंफॉर्मेशन स्क्रीन अभी भी वहीं हमें थी, लेकिन इस बार वो नंबर बदल चुका था। वो पहाड़ जैसा अटल 100 अब धड़क रहा था, चमक रहा था और फिर मेरे देखते ही देखते वो धीरे धीरे 101 में बदल गया। एक चमकती हुई सुनहरी लाइन उन नंबर्स के नीचे उभर कर आई, सिस्टम नोटिफिकेशन, अफेक्शन लेवल मैक्स लिमिट क्रॉस हो चुकी है। सच्चे प्यार की कोई लिमिट नहीं होती। मैंने उस लाइन को देखा और मुस्कुरा दिया। मैंने अपना सिर झुकाया और उस किस को और डीप कर दिया। बाहर खिड़की से शहर की लाइट्स चमक रही थी।